Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. तो आज बात करते हैं फ्रांज काफ्का के उस मशहूर और दिमाग को झकझोर देने वाले उपन्यास की द ट्रायल. हमारे पास इस पर कुछ गहरी समीक्षाएं हैं जो इसके कानूनी, सियासी और हमारे वजूद से जुड़े पहलुओं को कुरेदती हैं. हमारी कोशिश है कि इस उपन्यास की तहों में उतरें और देखें कि ये आज भी इतना मौजू क्यों लगता है. कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी अजीब है ना. किसी ने योसेफ के पर जरूर कोई झूठा इल्जाम लगाया होगा क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था. फिर भी एक सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जो समझ से परे है एकदम. बिल्कुल. ये उपन्यास पाठक को एक ऐसे कानूनी जंजाल में फंसा देता है जहां जुर्म क्या है पता नहीं, इंसाफ का कोई चेहरा नहीं है और सवालों के जवाब वो तो कभी मिलते ही नहीं. ये सिर्फ एक मुकदमे की कहानी नहीं है, ये तो कहीं ज्यादा गहरा है. ये सत्ता, कानून, हमारे अंदर छिपे अपराध बोध और इंसान की आजादी की जड़ों पर ही सवाल खड़े करती है. अच्छा, तो कहानी का सार क्या है? मोटे तौर पे यूसुफ के है ना, एक बैंक में काम करता है और अचानक गिरफ्तार हो जाता है. हाँ, और आरोप कोई नहीं बताता. हाँ, वही तो. उसे जेल नहीं होती पर एक अनदेखी कानूनी कार्रवाई उसकी पूरी जिंदगी पर हावी होने लगती है. बिल्कुल. वो बेचारा इंसाफ पाने के लिए अजीबो-गरीब अदालतों के चक्कर काटता है. भटके हुए वकील मिलते हैं उसे, रहस्यमयी लोग, मगर नतीजा ये कि वो और ज्यादा उलझता जाता है, एक मकड़जाल जैसा. हाँ, और यही पहला बड़ा मुद्दा सामने आता है. कानून एक ऐसी ताकत के रूप में जिसे समझा नहीं जा सकता, जो हर जगह मौजूद है पर पकड़ में नहीं आता. काफ्का कानून को इंसाफ के तराजू की तरह नहीं दिखाते, बल्कि एक ऐसे दफ्तरी जंजाल की तरह, एक नौकरशाही दुस्वप्न. हाँ, बिल्कुल, एक दुस्वप्न जिसमें इंसान बस खो जाता है. उपन्यास में एक जगह कहा भी गया है, देखिए, अदालत आपसे कुछ नहीं चाहती. जब आप आते हैं तो वो आपको स्वीकार करती है और जब आप जाते हैं तो आपको विदा कर देती है. अरे, कितना बेपरवाह, कितना उदासीन है ये सिस्टम. यही तो, पहुंच से बिल्कुल बाहर है. ये तो सच में डरावना है. और दूसरा पहलू जो मुझे बहुत उलझाता है वो है ये वजूद से जुड़ा अपराध बोध, जिसे शायद एग्जिस्टेंशियल गिल्ट कहते हैं. हाँ, अस्तित्वपरक अपराध बोध. यूसुफ के बार बार कहता है कि वो बेगुनाह है, पर पूरी कहानी में एक अनजाना सा बिना वजह का बोझ महसूस होता है. जैसे, बिल्कुल सही पकड़ा. ये अस्तित्वपरक अपराध बोध का मतलब ही यही है, बिना किसी खास वजह के सिर्फ अपने होने भर से ही एक तरह से दोषी महसूस करना. उपन्यास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सिस्टम का दबाव है जो ये एहसास पैदा करता है, या ये इंसान होने की ही एक अंदरूनी शर्त है, जैसे कोई अनदेखा पाप हमारे साथ जुड़ा हो. ये गहरा सवाल है. और ये सिस्टम कैसा है? आपने नौकरशाही और सत्ता के भयानक रूप की बात की थी. हाँ, ये तीसरा अहम बिंदु है, बहुत जरूरी. उपन्यास दिखाता है कि कैसे बड़े बड़े सिस्टम, पूरी व्यवस्थाएं, वो इंसानियत को भूलकर सिर्फ कायदे, कानून और प्रक्रिया पर अटक जाती हैं. बिल्कुल तानाशाही निजाम जैसा, जहां व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं. हाँ, बिल्कुल वैसा ही. योसेफ के एक जीता जागता इंसान कम रह जाता है और एक केस या एक फाइल नंबर ज्यादा बन जाता है. और उसका नाम भी तो सिर्फ के है. हाँ, जैसे वो कोई भी हो सकता है, हम में से कोई भी जो इस चक्की में पिस जाए. है ना? यही बात है. ये हर व्यक्ति वाली भावना को और गहरा करता है, वो प्रतीक बन जाता है. काफ्का का लिखने का अंदाज भी तो कमाल का है. भाषा सीधी सादी लगती है पर पढ़ने वाले के मन में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ जाती है. हाँ, और घटनाएं जैसे किसी बुरे सपने की तरह घटती हैं. तर्क तो मिलता ही नहीं. और ये जानना भी कितना दिलचस्प है कि काफ्का ने इसे कभी पूरा नहीं किया था. सच में? हाँ, और वो तो चाहते थे कि इसे जला दिया जाए. अरे बाप रे. उनके दोस्त मैक्स ब्रोड का शुक्रिया कि उन्होंने काफ्का की इच्छा के खिलाफ जाकर इसे छपवाया, वरना शायद आज हम इस पर बात ही न कर रहे होते. हाँ, ये तो कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है. लेकिन आज के दौर में इसकी प्रासंगिकता, वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद मैं कहूंगी उससे भी ज्यादा. जब हम आज के कानूनी व्यवस्थाओं की पेचीदगियों को देखते हैं, सरकारी निगरानी के बढ़ते दायरे या मानवाधिकारों के हनन की बात करते हैं,
तो काफका की ये दुनिया बहुत जानी पहचानी सी लगती है ना? बिल्कुल, डर लगता है सोचकर। कानून के छात्रों के लिए तो ये एक तरह की चेतावनी है कि देखो, पारदर्शिता के बिना कानून कैसे जुल्म का हथियार बन सकता है। ये इस तनाव को भी दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया पूरा होना ही क्या असली इंसाफ है, या इंसाफ कुछ और है। बिल्कुल, वो पंक्ति याद आती उपन्यास से, सब कुछ सच मानना जरूरी नहीं है, बस उसे जरूरी मानना होगा। जैसे सिस्टम का अपना ही एक तर्क है जो सच से ज्यादा अहम हो जाता है। एकदम, प्रक्रिया ही सत्य बन जाती है, तथ्य नहीं। और हाँ, वो शब्द काफ्केस्क, हाँ, इसी उपन्यास और ऐसी ही स्थितियों से ये शब्द निकला है ना। बिल्कुल। ऐसी डरावनी, बेतुकी और उलझी हुई व्यवस्थाएं जहां आम आदमी फंसा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल, ये शब्द योसेफ के अनुभव का मतलब पूरा सार है। तो कुल मिलाकर द ट्रायल हमें कानून के मकड़जाल, अंदरूनी अपराध बोध, सत्ता की बेरहमी और पहचान खोने हुए संकट जैसे बड़े और गहरे सवालों से रूबरू कराता है। इसे पढ़ना शायद आसान ना हो, मन बेचैन हो सकता है, पर जरूरी बहुत है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये उपन्यास कोई तैयार जवाब नहीं देता, कोई समाधान नहीं बताता। ये तो पाठक को खुद सोचने पर मजबूर करता है, उसे सवालों के साथ छोड़ देता है। जैसा एक समीक्षक ने लिखा है, और ये बात सोचने लायक है, जिंदगी का मतलब यही है कि वो खत्म होती है। लेकिन काफका सवाल पूछता है, इसे खत्म करने का हक किसके पास है और किस कानून के तहत? वाह, ये सवाल किताब बंद करने के बाद भी जहन में गूंजता रहता है। सच में शायद यही काफका चाहते थे। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next one.